मेरा मकसद है कि जैसे क्लासरूम में हम थोड़ा सा ह्यूमरस रहते हैं बच्चों के साथ, तो आप लोगों के साथ भी बात रखी जाएगी। तो एनीहाउ, तो मुझे लगता है कि जो ड्राउजीनेस है वो आपकी खत्म हो चुकी होगी, और परहैप्स ये इस सेशन का जो है वो लास्ट टॉक होगी। तो मैं चाहता था कि अब ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च में ना जाके एक ऐसे थीम के साथ आपके समक्ष अपनी कुछ जो है प्रेजेंटेशन रखूं। तो आप देख सकते हैं ट्रेडिशंस इन हिमालयाज, फूड हैबिट्स, हैप्पीनेस एंड लॉन्जिविटी। अब ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कौन शख्स है जो खुश रहना नहीं चाहता? यस और नो? यस, एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी। और कौन शख्स है जो लंबी आयु नहीं जीना चाहता? क्या आप लोग अभी मरना चाहते हो यंग एज में? नहीं। तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हैप्पीनेस, लॉन्जेविटी और फूड हैबिट्स। अभी मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में बैठा था और जैसा मैं कुछ देख रहा था तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला, और उसको देख के मुझे याद है कि मेरा आज की जो टॉक है वो इसी से मिलती जुलती है। वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो मैं पढ़ रहा था, हमारे विनाश का कारण। हमारे विनाश का कारण जो है, बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन पढ़ता हूँ आपके साथ जिसका लिंक प्रेजेंटेशन के साथ है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देशवासियों ने अपने स्वदेशी भोजन छोड़कर पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स खाना पीना शुरू किया था, जो अनेक बीमारियों का कारण बन रहा है। सो इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। हमारे विनाश का कारण एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ऑर्गेनिक खेती तो नाम की रह गई है। हमारे विनाश का कारण और जैसे फेक मेडिसिन। और आप जानते हैं एक बहुत फेमस कोट है, ईट योर फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू ईट मेडिसिन एज फूड। कितनी जबरदस्त सदियों पुरानी जो है ये कोटेशन है। बट एनीहाउ, अब मुझे मालूम है कि ये लास्ट टॉक है, और एज ए टीचर होने के नाते मुझे ये भी पता है कि ऑडियंस को किस तरह जो है अपने टॉपिक्स में बोर ना करते हुए उसको एक ह्यूमरस मोड में कैसे उनको लाना है। अब आपने एक बुक पढ़ी होगी, मुझे नहीं मालूम कि आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, अमेज़न पर अवेलेबल है, और उसका नाम है इकिगाई। नाम सुना होगा आपने। और दैट इज द जैपनीज वे ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉन्जिविटी। आप सब जानते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे थाउजेंड्स से ऊपर जो है सेंचुरियंस हैं, जिनकी आयु जो है वो 100 साल से ऊपर है। और ये जो टॉपिक है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन गवर्नमेंट कॉलेज पांगी एज प्रिंसिपल, तो हालांकि मेरी लाइफ साइंसेस मेरा जो है वो सब्जेक्ट रहा है और हाई एल्टीट्यूड फील्ड बायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरे साथ एक जेनुआइट्स था, जेएनयू का लड़का, जो वहाँ अपनी रिसर्च भी कर रहा था। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि सर ऐसा क्या ढूंढा जाए वैली के अंदर जो थोड़ा सा हट के हो। तो मुझे आइडिया हुआ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं अंडर ग्रेजुएट कई बार हमें ऑफर करते थे कि सर इस वैली में चलना है, इस धार में जाना है, क्योंकि आई एम ए पैशनेट ट्राइनॉर्ड एंड ट्रैकर। हमें ट्रैकिंग करनी पड़ती है फील्ड एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने देखा कि मैं जितने भी गांव में गया उसमें एवरेज लॉन्जेविटी 80 साल, 85 साल, 90 ईयर्स, 95, और अपने एक
जो हमने बेस लाइन डाटा इकट्ठा किया, तो आई वॉज सरप्राइज टू रिकॉर्ड कि बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष 100 साल से ऊपर हैं, लेकिन कोई ऐसी सिस्टमैटिक स्टडी नहीं हुई थी। तो हमारा ध्यान गया कि क्यों ना उन रीजंस, फैक्टर्स को देखा जाए जिसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें लॉन्जिविटी का कारण क्या है। तो ये एक इंट्रोडक्शन थी, और जैसे मैंने पहले कहा ज़्यादा साइंटिफिक उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। वहाँ के स्थानीय ट्राइबल पॉपुलेशन के फूड हैबिट्स क्या हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। उनका रीजन फॉर हैप्पीनेस क्या है, और उनके लॉन्जिविटी के क्या कारण है। तो इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो रिसर्च पार्ट है मैं इसको स्केप कर रहा हूँ। रिसर्च मीन सर्च फॉर नॉलेज, चाहे वो नया है चाहे पुराना है। जो पीजी लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए था ये पहले, लेकिन पॉजिटिव ऑफ द टाइम को मैं ध्यान में रखते हुए समअप करूँगा और मेन मुद्दे की बात करूँगा। बेसिकली साइंस में तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल डाटा हम लेते हैं, लेकिन सोशल साइंस में हम क्वालिटेटिव रिसर्च की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जिसके भी आगे बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। और इसमें 3 मुख्यतः क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड होते हैं। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सोशल साइंस में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए क्वालिटेटिव रिसर्च में एक सब कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको बोलते हैं इथेनोग्राफिक रिसर्च। इथेनोग्राफी मीन्स आप कहीं जा रहे हैं और आप उन लोगों से मिल रहे हैं, आप उनके साथ मिल बैठ के उनका कस्टम, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल जो भी है उसको 1 to 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जितने भी फॉरेन ऑथर्स रहे हैं और जितने भी वर्ल्ड फेमस ट्रैवलर रहे हैं जिन्होंने ट्रैवलॉग लिखे हैं, अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा है, वो कौन सी रिसर्च है? दैट इज इथेनोग्राफिक रिसर्च। अब हम जो हैं, अब क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट हमारा पैशन है एक्सप्लोरेशन, ट्रैकिंग, एडवेंचर, और साथ में टू रिकॉर्ड सम एविडेंसेस एंड इनपुट्स फ्रॉम लोकल पीपल और रिमोट एरियाज या बड़ा बंगाल या स्पीति, काजा, किन्नौर, लेह लद्दाख। तो ये हमारा एक पैशन सा बन जाता है कि क्यों ना हम कुछ इस तरह का डाटा इकट्ठा करें जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी काम आए। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं, ये पीजी लेवल के स्टूडेंट के लिए है, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, एक डिज़ाइन बनाना पड़ता है, एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है कि हम करना क्या चाहते हैं, किस तरह का डाटा हम इकट्ठा करना चाहते हैं और क्या एनालिसिस करना चाहते हैं। तो रिसर्च मेथड क्या होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इसके बारे में एक अलग से जो है वो टॉक दी जा सकती है। तो ये एक मास्टर प्लान होता है जिसमें मेथड और प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अब बारी आती है हाइपोथेसिस की। छोटी सी बात बच्चों के लिए है ये, पीजी वालों के लिए, कि हाइपोथेसिस जो है एक स्टेटमेंट होती है जिसको टेस्ट करते हैं रिसर्च में। फॉर एग्जाम्पल एक लेमन में हम कह सकते हैं, जैसे आप सुना होगा, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, केक से रोज खाने से आपकी सेहत तंदुरुस्त रहती है। अब आप इस स्टेटमेंट को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उन लोगों का डाटा लेंगे जो हर दिन सेब खाते हैं और उनकी सेहत, उनकी जो हेल्थ है उसका इनपुट्स लेंगे और फिर आप जस्टिफाइड करेंगे क्या ये हाइपोथेसिस वाकई में वैलिड है या नहीं है।
तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके जहन के लिए है। यानी आओ बहुत सारी क्लासिफिकेशन में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नल, अल्टरनेटिव, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ये तब काम आएगी जब आप रिसर्च करोगे। इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ। और एक और डिफरेंस बच्चों के लिए, बहुत से बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड डिसर्टेशन। थीसिस होती है आपके मास्टर लेवल पर, जब आप मास्टर डिग्री अक्वायर करते हैं। डिसर्टेशन होता है जब एक डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं जिसमें आपकी अपनी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होती है, फाइंडिंग होती है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसे हमारी दिलचस्पी रही है और आपकी थीम भी सोशल साइंस से जुड़ी है, ये आपका जो कॉन्फ्रेंस है, हालांकि इसमें बेसिक साइंस भी है जैसे मुझे बताया गया। तो इसमें जो है, जैसे मैंने पहले कहा, इथेनोग्राफिक रिसर्च, इथेनोग्राफिक रिसर्च में जो खास बात है कि आप उस जगह पर जहाँ रिसर्च करना चाहते हैं उन लोगों के बीच में रह के उनके लाइफ स्टाइल को रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड यू कम अप विद आइदर बुक फॉर्म में या आप रिसर्च पेपर के फॉर्म में दुनिया के सामने लाते हैं। फिर केस स्टडी रिसर्च होती है, सर्वे रिसर्च है, वो भी आपको शायद पीजी लेवल में पढ़ाते हैं कि किस तरह जो है वो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा इकट्ठा करना। अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। हमारा जो इंटरेस्ट था वो ये जानना था, जब मैंने बुक पढ़ी, ये काम हमारा 2015 और 18 के बीच में हुआ, व्हेन आई वाज प्रिंसिपल। तो एज रिसर्च बेंड ऑफ माइंड था और मेरा ध्यान जाता था कुछ हट के जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना। और रिसर्च में क्या होता है, यू आर ए गुड रिसर्चर। आप एक अच्छे रिसर्चर कब हो सकते हैं? आप अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं जब जो है आप में ये ऑब्जर्वेशन पावर क्रिटिकल हो। आप हर चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सुबह चंबा से आ रहा था, 1 बजे यहाँ पहुँचा और गर्मी बहुत थी, और मैं रास्ते में ये रिकॉर्ड कर रहा था जितने भी नाले हैं, सिमता, चौड़ी और पीछे, सारे सूख चुके हैं। वॉल्यूम जो है लेस देन 5%। व्हाट डज दिस इंडिकेट? वो कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, वो फैक्टर। और एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इस साल ये मैंने देखा पहली बार रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम बुरांस, जिसका आप चटनी बनाते हैं, जिसका आप जूस बनाते हैं, पहली बार इतने सालों में फ्लावरिंग नहीं हुई, देखी ही नहीं गई, बहुत कम, लेस देन 5%। So these are the smaller things you need to observe if you have research bent of mind. अगर आपका रिसर्च बेंट ऑफ माइंड है तो आप ये छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जस्ट आपको बताने के लिए था, खासकर पीजी लेवल के लिए। अब बारी आती है हमारी जो फाइंडिंग थी और जो बुक इकागाई बुक को जब मैंने पढ़ा, उसमें 8 चैप्टर हैं, एक आइलैंड है, उसमें सेंचुरियन है और बुक बहुत बेहतरीन है। और उस बुक में ये बताया गया है कि लॉन्जिविटी नो डाउट जेनेटिक मेकअप की वजह से हो सकती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे फूड हैबिट्स, आपका सोशल इंटरेक्शन, आपका एक्सरसाइज करना और आपका इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लॉन्जिविटी के लिए। आपने जापानीज के बारे में सुना होगा, जापानीज लोग वो जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। जैसे हमारे यहाँ होता है, समोसे भी खा लो, कचालू भी खा लो, गोलगप्पे भी खा लो, कोल्ड ड्रिंक्स भी खा लो, सब कुछ खा जाओ और उसके पीछे ना देखो कि क्या लिखा हुआ है। पाम ऑयल है, MSG है,
तो हम लोग क्यों नहीं इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करते कि जो हम खा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से जो है वो चीज़ों से वो मिलके बनी है। पढ़े लिखे होने के बावजूद जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं 90% क्या है, शुगर है और रेस्ट थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं और कुछ इस तरह के प्रिजर्वेटिव हैं। अगर आप सचमुच में साइंस पढ़ते हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं और आप इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको हैरानी होगी 95% ऑफ द पॉपुलेशन वी आर इंजेस्टिंग जंक मटेरियल। तो आप लॉन्जिविटी की कैसे बात करोगे? अपने टेस्ट बड के प्लेजर के लिए जो हम जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव क्या है उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। बट एनी हाउ फिर एक बार मुद्दे की बात करते हैं। ये स्टडी एरिया है, मुझे लगता है कि शायद कोई पांगी का लड़का या लड़की यहाँ कोई बैठी होगी, उसको मालूम है। और ये पांगी वैली का ये मैप है तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में हर्बल मेडिसिन जो है ये उसकी एक ग्रेट इम्पोर्टेंस है। और इंडिया जो है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, आज पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर से चल रही है। अमेरिका में बैठा पूंजीपति पूरी दुनिया को ड्रग एडिक्ट्स बना रहा है कि आप दवाइयाँ